Hello everyone, welcome to Vichar Academy. Myself Varun Chawla, I'm a third year B.Pharm student. और आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 10th साइंस का रेस्पिरेशन टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर उसको अपन आज समझ रहे होंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी जिसमें अपन रेस्पिरेशन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है, देखो ये आपका ब्रीदिंग है और अभी जो हम समझने वाले हैं वो रेस्पिरेशन है। क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन रिलेटेड है? हाँ, रेस्पिरेशन का पार्ट होता है ब्रीदिंग, पर क्या ब्रीदिंग ही पूरी तरीके से रेस्पिरेशन है? नहीं, रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन यूज होता है वो हमें ब्रीदिंग से मिलता है। कंक्लूजन क्लियर हो गया? अब समझना शुरू करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जो हमारा फूड है जो हमने खाया उसको ऑक्सीडाइज करना जरूरी है, तो ही वो एनर्जी को रिलीज कर पाएगा। बात समझ आ रही है? तो वो ऑक्सीडाइज कैसे होगा? वो ऑक्सीजन कहां से आएगा? ऑक्सीजन आएगा ब्रीदिंग से। आओ अब समझते हैं कि ये पूरी जो प्रोसेस है वो काम कैसे करती है। देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन जरूरी है तो ही ब्रेकडाउन पॉसिबल है। इसी को अपन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन जो है ना वो दो तरीके से होता है। देखो, एक तो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिलीज की जाती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो एब्सेंस, यानी ऑक्सीजन या तो नहीं है या काफी कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसको अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें देखो लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। ये सब अपन पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वो उस साइड आने दो मेरे को बस। और इसमें स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आपको सिर्फ पूछा है कि डिफाइन रेस्पिरेशन एंड मेंशन इट्स टाइप्स, तो आप इतना लिख सकते हैं, जितना यहाँ नहीं, बस इतना जो मैंने लिखा है। अच्छा, मैं एक सेकंड साइड हो जाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब अपन समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। ये तो अपन समझ गए, राइट? तो इसमें ना पाथवेज होते हैं। अगर आप 10th की बुक में यहाँ राइट साइड में यहाँ पे दिया होगा, राइट या लेफ्ट साइड में बीचों बीच रेस्पिरेशन पाथवेज, तो देखो वो अपन समझने की कोशिश करते हैं रिएक्शन की मदद से। ठीक है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है? एक तरह का शुगर होता है। अभी के लिए इतना बहुत है, आगे अच्छे से समझोगे इसी की बेसिस पे। ये जो रेस्पिरेशन वाला है ना, आगे आई गेस 11th में बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, और फिर आगे अगर आप जो भी डिग्री परस्यू करते हो उसमें आपको अच्छे से क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, बहुत कुछ पाथवेज पढ़ने मिलेंगे। ये एक सिंपल सा समझा देते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ही है। देखो, ये जो ये ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है ना, ये ग्लाइकोलिसिस होता है। आगे बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, साइटोप्लाज्म को इस तरीके से समझो, ये मैंने सेल की दुनिया वो शॉर्ट्स वाली सीरीज में भी समझाया था कि जो जितने भी हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक ऐसे ही कहीं पे तो भी नहीं, उनको भी एक रेस्ट मीडियम चाहिए। तो वो किस चीज के अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं? एक फ्लूइड में। ठीक है, वो फ्लूइड को अपन साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है। ठीक है, अब पाइरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब यहां तक कॉमन है, यहां से 3 अलग अलग सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो, जब ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा? ये किस में होता है? देखो, ईस्ट वगैरह में, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि इथेनॉल या अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल तो अब सबको पता है क्या होता है, ये तो नितिन गडकरी जी ने बहुत फेमस कर दिया। ठीक है, तो इथेनॉल या अल्कोहल बन करके निकलता है। बेसिकली अल्कोहल OH होता है और इथेनॉल बेसिकली ईथ, यानी कि 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन वाला जो है आपका वो इथेनॉल होता है। ठीक है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल इज योर इथेनॉल। अब इसमें और CO2 रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एक तरीके से अपने एनर्जी बना दी। ये किस में होता है? जब ऑक्सीजन नहीं है, और ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? ईस्ट। चलो, अब अपने पास ऑक्सीजन है पर बहुत कम है, तब क्या होगा? देखो, एनारोबिक की प्रोसेस होगी और लैक्टिक एसिड बन करके निकलेगा विद एनर्जी ऑफ कोर्स। और ये कब होगा? ये होगा तुम्हारा एनारोबिक, लेकिन मसल्स के अंदर। ठीक है, हमारे मसल्स के अंदर ब्रेकडाउन कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है, तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि लैक्टिक एसिड बन के निकलेगा। तीसरा होता है जब अपने पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, 3 जो हमारे मेन कंपाउंडों की हमको बहुत जरूरत होती है, कंपाउंड्स की जो हमको मेन जरूरत होती है, वो निकल करके आएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब आप नोटिस कर रहे होगे कि भैया बहुत देर से ये आप कर रहे हैं कि एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है, इसलिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने यहाँ से शुरू किया था। अब और समझते हैं कि एनारोबिक और एरोबिक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन
मैंने जैसे कि समझाया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब तक ये काफी एविडेंट हो जाना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस या फिर लैक और है, हाँ यहाँ पे ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। और क्या होता है, एनर्जी जो है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, कितनी, 38 एटीपी। ये सब एटीपी क्या होता है बताऊंगा, पहले इतना याद रख लो कि 38 एटीपी रिलीज होते हैं, और इसमें छोटे सी स्मॉल अमाउंट में यानी कि 2 एटीपी में रिलीज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ईस्ट में होता है या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है। और समझते हैं कि एटीपी जो मैंने बोला ये सब क्या होता है, ठीक है। तो एटीपी होता है तुम्हारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एमसीक्यू वगैरह में ये ऐसे पूछ सकते हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एनर्जी करेंसी होता है ये बॉडी की, ठीक है। अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचानी है तो वो मैं एटीपी के फॉर्म में पहुंचाऊंगा, या फिर अगर मेरे को एनर्जी कंज्यूम करनी है तो मैंने कितनी कंज्यूम करी ये मैनेज करने के लिए, अच्छा एनर्जी जो मैंने बाहर से कंज्यूम करी दैट इज इन किलो कैलोरीज। बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी कन्वर्जन और कैलकुलेशंस हो रहे होते हैं वो एटीपी एडीपी के फॉर्म में हो रहे होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस होता है बॉडी में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान ही एटीपी बनता है, ठीक है। तो यही तो कर रहे हैं अपन, देखो प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, तो एनर्जी ही बनेगा, और एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी। अब समझ आया, अब सब कुछ कनेक्टेड फील हो रहा है, आई होप सब कुछ कनेक्टेड फील हो रहा हो, ठीक है। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं। देखो 2 स्टेप्स होते हैं, एक हो गया आपका एक्सटर्नल ब्रीदिंग, एक हो गया इंटरनल ब्रीदिंग, ठीक है। एक्सटर्नल ब्रीदिंग में 2 चीजें होती है, एक तो ब्रीदिंग और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फन फैक्ट, क्लास 11 में जो चैप्टर आता है ना बायो में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो यही है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या होता है, टेकिंग इन रिक्वायर्ड गैस एंड रिमूविंग आउट ऑफ रिक्वायर्ड गैस। हमारे केस में क्या, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, बराबर। चलो, और क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब समझो ये चीज जो है ना वो डिटेल में ही आगे हम समझने वाले हैं, लेकिन मैं अभी समझाता हूँ थोड़ा सा। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से ब्लड के पास जाएगा, ठीक है। अब ब्लड में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आएगी और फिर वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। नहीं समझा, कोई बात नहीं, बाकी वो पूरा मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज यही है, ठीक है। इंटरनल ब्रीदिंग में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ठीक है। यहाँ ब्लड, अब हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, राइट, और फिर वो कुछ एक्सक्रीट भी करेगा, तो ये चीजें होती हैं आपकी गैसियस एक्सचेंज ब्लड और सेल्स के बीच में, इंटरनल ब्रीदिंग, ठीक है। ब्लड जो है वो सेल्स को न्यूट्रिशन देगा और उनसे जो वेस्ट मटेरियल है वो लेके बाहर छोड़ देगा, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो अब ब्लड ने जो न्यूट्रिशन दिया, ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज, इसलिए कई बार वो देखा है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर होता है तुम्हारे दादा दादी का, नाना नानी का, ठीक है। तो ब्लड में होता है ग्लूकोज, ब्लड वही ग्लूकोज सेल्स को देगा, फिर वो सेल्स उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, अभी हमने समझा यहाँ लिखा था पहले कि क्या क्या ग्लूकोज को किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, ये सब सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बात समझ आ गई। अब मैं तुमको जो है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट समझाना चाहता हूं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है पहले मैं ये समझा देता हूं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ कोने में एक अगरबत्ती जला दी अपने इस कमरे के, तो वहां पे जो वो अगरबत्ती के वेपर्स है वो हाई कंसंट्रेशन में है, राइट, वहां पे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। बाकी के रूम में क्या अगरबत्ती के वेपर्स इतने ज्यादा हैं, नहीं है। तो वहां पे जो हाई कंसेंट्रेशन में है अगरबत्ती के इंसेंस स्टिक के वेपर्स, और बाकी रूम में जो है वो लो क्वांटिटी में है, लो कंसेंट्रेशन में है, तो वहां से ये पूरे रूम में स्प्रेड होगा और हमको भी वो खुशबू आने लगेगी। इसी तरीके से अगर मैं एक मेम्ब्रेन बना देता हूँ और यहाँ किसी चीज की कंसेंट्रेशन हाई और यहाँ लो है, तो वो तब तक इधर आता रहेगा जब तक कंसेंट्रेशन मैच नहीं हो जाती, ठीक है। इसी को अपन डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। या तो मैच नहीं हो जाती या रिवर्स नहीं हो जाती, ठीक है। इसके लिए 2 कंडीशंस चाहिए, सबसे पहला तो एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड होना चाहिए, और दूसरा प्लांट को जितनी जरूरत है वो उतना ही डिफ्यूजन करेगा। चलो, तो अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, 3 स्ट्रक्चर्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले तो रूट्स, रेस्पिरेशन से भी ज्यादा यहाँ गैसियस एक्सचेंज की बातें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगी प्लांट्स में थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। रूट्स में सॉइल में जो है ऑक्सीजन वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर मेनली प्रेजेंट होता है, राइट, तो वाटर वहां से लेगी, ठीक है। हमने तो इसलिए तो हम पौधों को नीचे पानी डालते हैं, तुम ऊपर पत्तों पे पानी क्यों नहीं डालते, रूट्स में क्यों डालते, क्योंकि वहीं से वो डिफ्यूजन के थ्रू उसको इनटेक कर सकते हैं, ठीक है।
स्टेम्स में अब जो हर्बिशियस प्लांट्स यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, अपन 4/5 की ईवीएस से पढ़ते आए हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में। लेकिन हर्बिशियस छोटे छोटे प्लांट्स में जो ग्रीन वाली स्टेम जिनकी नहीं होती, वहां पे स्टोमाटा स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। तो वहां पे स्टेम से भी डिफ्यूजन या के थ्रू रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है। ठीक है, वुडी प्लांट्स, अब जैसे कुछ प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो इनमें वुड दी जो पार्ट होता है वहां पे लेंटिकल्स प्रेजेंट हो। अब जैसे जो वुडी प्लांट्स हो गए जिनमें वो थड़ बन जाता है, जो वो वुड बार्क बन जाती है, वहां पे लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो है तुम्हारा एक्सचेंज पॉसिबल कराते हैं। अब मेन हमारा लीव्स ही है हमारा प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स सी बात है, स्टोमाटा में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आता है और यही से CO2 भी निकाल दिया जाता है। यही हो गया तुम्हारा रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। मेन और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, देखो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है। अच्छा मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लेना। जो आप 1 पेज नोट्स आई होप बनाते हो, नहीं बनाते तो बनाओ। तो ये जितना भी मैंने 2 ही स्लाइड में देख रहे हो पूरा टॉपिक कवर किया, तो 1 पेज के अंदर यही सब लिख के अपनी किसी दीवार में चिपका दो और फिर रोज सुबह ब्रश करते हो 2-3 मिनट तब ये सब रीड कर लो। अब ठीक है, अब जैसे जैसे तुम टॉपिक्स पढ़ते जाओ वैसे वैसे वो वहां पे चिपकाते जाना और फिर जब तुम ब्रश करोगे तो जो पहले से देखे हुए हैं बहुत बार वो तुम फटाफट रीड करोगे। ऐसे तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा और जो लर्निंग कर्व है वो ब्रेक होता जाएगा। मैं साइड होता हूँ, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आओ समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो नेसल कैविटी हमारी नाक के थ्रू जो है हवा हम अंदर लेते हैं, ठीक है, वो लंग्स में भरती है और फिर वो वहीं से बाहर निकल जाती है। ये इतना अपने को नॉर्मली समझ आता है। देखो कभी देखा है पेट फूल जाता है, पेट क्यों फूलता है, डायफ्राम की वजह से। अभी मैंने हवा अंदर लेकर रखी तो मेरा पेट फूल पहले से अंदर चला गया और मैं छोड़ूंगा तो ये पेट वापस बाहर आ गया। मेरे से ज्यादा बाहर आता है, आपको थोड़ा थोड़ा आता होगा अगर आप मेरे जैसे मोटे नहीं हो तो। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके नॉस्ट्रल्स, ये जो ये नाक के छेद है इसे अपन नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रल से नेसल पैसेज, ये आपके पूरे नेसल पैसेज हो गया यहाँ से ये। ठीक है, यहाँ से आपका फेरिंग्स लेरिंग्स से हवा क्रॉस होते हुए आपके ट्रेकिया, ये ट्रेकिया होता है। ठीक है, जो ये पाइप से जा रही है और यहाँ पे ये आपके कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, देखो वो सॉफ्ट बोन को एक तरीके से कार्टिलेज बोल सकते हैं। ठीक है, जो दो, समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और वहां से ये आपका जा रहा होता है लंग्स में। लंग्स के बाद ये ब्रोंकाई, ब्रोंकस और ब्रोंकायोल्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो है एयर प्रोसेस की जाती है और फिर वहां से जो है आपका एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई से ही आपका यहाँ पे फिर वो पूरे बॉडी में ब्लड के अंदर पहुंचा दिया जाता है। वो ब्लड हर जगह ये ऑक्सीजन लेके जाता है और जहां जहां जाता है हर एक बॉडी के सेल के पास ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके जाता है और फिर वहां वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो वो कलेक्ट किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को वापस कर देता है और फिर वो लंग्स जो है उनको बाहर निकाल देते हैं और वो ब्लड जो है एक एक सेल के पास पहुंचा देता है। तो ये कंप्लीट साइकिल की तरह काम करता है। वापस से समझाता हूँ, हवा आई, लंग्स के अंदर रही, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हुआ, बाकी के मतलब आगे जाके ऐसा सा डायग्राम बनेगा, यहाँ से थ्रू एल्वियोलाई वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा वो ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो गया ऑक्सीजन, फिर वहां से ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन गया, जहां जहां गया वहां वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने रिकलेक्ट किया, वापस आके लंग्स को दिया और उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, बात समझ आई। इसी तरीके से आपका ये पूरा टॉपिक समाप्त होता है। होप एक एक चीज अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी चीज समझ ना आई हो तो मैं उसको कमेंट में मेरे को बोल दो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, रिप्लाई कर देंगे या फिर एक नई वीडियो बना देंगे उसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको हर एक चीज समझ आई हो। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू विचार अकेडमी। थैंक यू सो मच।